हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9 का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले चैप्टर 2 और 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को आप लोग आसानी से देखें, ताकि वहां से आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर समझ में आ सके और वहां से आप रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी बना सकें। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति है। और फ्रांस की क्रांति को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, पूरे विश्लेषण के साथ देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि इसी तरह के वीडियो उन लोगों के भी पास पहुंचे जो कक्षा 9th के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कुछ इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। तो आइए सबसे पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को देखेंगे आज कवर करने के रूप में और उसका नोट्स भी तैयार करेंगे। तो यहाँ से आपको फर्स्ट पॉइंट्स में दिखाई दे रहा होगा, यह जो फर्स्ट पॉइंट आपसे बात किया गया है वह फ्रांस की क्रांति के उदय होने की भूमिका को लेकर बात किया गया है। यानी सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वो फ्रांस की क्रांति के उदय किस तरीके से, कौन कौन से कारण रहे और क्या इसका भूमिका रहा, सबसे पहले ये पॉइंट्स में देखेंगे। सेकंड पॉइंट जो देखेंगे वह राजनैतिक कारण को देखेंगे और राजनैतिक कारण में हम लोग यह देखेंगे कि निरंकुश एवं अयोग्य शासन। यानी प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आ भी रहा होगा जो जो भी स्टूडेंट को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। राजनैतिक क्या होता है, इसका मतलब राजनैतिक का मतलब प्यारे बच्चों यह होता है कि राजा अपने नियम या शासन से संबंधित कौन से नियम लागू कर रहा है, क्या तरीके हैं, ये सभी चीज राजनैतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स में जो बताया गया, यह संसद की बैठक जो 175 वर्षों तक बिल्कुल नहीं बुलाई गई, यानी 175 वर्षों तक जब संसद की बैठक नहीं बुलाई गई, तो इस कंडीशन में जो इसका फ्रांस का जो क्रांति है उसका उदय होने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट्स में यहाँ पे बात किया गया है वह अधिक केंद्रीयकरण की नीति। ये सभी जो आ रहे हैं ना, ये सभी राजनीतिक कारण में आ रहे हैं। अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति इसमें भी अपनाया गया। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या अपनाया गया, स्वायत्त शासन का अभाव। यानी इसमें जो स्वायत्त शासन था, स्वायत्त का मतलब स्वयं का शासन, इसको लेकर यहाँ पे अभाव चल रहा था और इसके कारण जो फ्रांस की क्रांति थी वह उदय होने के स्थिति पर पहुंच गई। फिर उसके बाद मेरी अंत्योन्यत का भी प्रभाव इसमें भी देखने को मिला है। फिर आज का जो टॉपिक अगला हम लोग कवर करेंगे वह सामाजिक कारण को देखेंगे। यानी प्यारे बच्चों, सामाजिक आने का मतलब कोई भी देश के अंतर्गत, मान लो ये अपने पास कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, तो यहाँ पे एक कारण होते, एक समाज बने होते हैं। क्या बने होते हैं, समाज। और जो समाज बने होते हैं प्यारे बच्चों, ये दो लोगों से मिलकर बने होते हैं। एक तो पुरुष वर्ग से बने होते हैं और एक जो आपको देखने को मिलेंगे एक स्त्री वर्ग से मिलकर बने होते हैं। तो यही चीज सामाजिक कारण में रहा। और सामाजिक कारण में क्या रहे कि इसमें बहुत से जो कैटेगरी थे, बहुत से श्रेणियां थी, वह बढ़ चुकी थी। जिनमें आप देख सकते हो, एक तो श्रेणी थे जिनको हम लोग प्रथम स्टेट कहते थे, और इसमें कौन से वर्ग आते थे, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इसमें बड़े लोग आते थे। इसमें कौन से लोग आते थे, बड़े लोग आते थे, जमींदार लोग आते थे। फिर उसके बाद कुलीन वर्ग आए, यानी द्वितीय स्टेट में, और ये जो कुलीन वर्ग रहे ये पादरी वर्ग से नीचे का कैटेगरी रहा है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट्स रहा, इसमें बड़े बड़े व्यापारी आए, बड़े व्यवसायी आए, शिक्षित वर्ग आ गए, किसान एवं शिल्पी आ गए, और छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर सभी कौन से स्टेट में आए, तृतीय स्टेट में आए। यानी उस समय भी तीन तरह के कैटेगरी बटे हुए थे। जैसे आज के डेट में बड़ा जो हिंदू समाज है उसमें भी बटा है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सॉरी यहाँ से हिंदू समाज में, जो हम लोगों का हिंदू समाज है उसमें आप लोग जान रहे होंगे कि हिंदू समाज में कितने तरह के जाति या कितने तरह के वर्ण बटे हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो हिंदू समाज की बात करें तो सबसे पहले कौन सी है, ब्राह्मण। कौन सी है, ब्राह्मण। यहाँ पे नोट कर लेंगे। आज हम लोग का जो हिंदू समाज है वह चार चीजों में बटा हुआ है। एक तो ब्राह्मण में बटा हुआ है,
एक जो बटा हुआ है वह क्षत्रिय में बटा हुआ है। फिर उसके बाद जो बटा हुआ है अगला, वह जो बटा हुआ है वह वैश्य में बटा हुआ है। कौन से चीज में बटा हुआ है? वैश्य में बटा हुआ है। और फिर एक जो लास्ट आता है वह कौन से में बटा हुआ है? वह शूद्र में बटा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले स्टेट में बटे हुए थे। ये फ्रांस की बात किया गया है, न कि ये भारत की बात किया गया, तो ध्यान रखेंगे। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो उसमें मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों की प्रति सजगता हो गई। फिर उसका सामाजिक समानता में से असंतोष हो गई। सामाजिक असमानता में असंतोष कैसे आई? जैसे जैसे मान के चलो अगर कोई पादरी वर्ग है, या मान के चलो सिंपल अगर हम लोग समझाना चाहें तो एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो ये दोनों में हमेशा मतभेद होते हैं, कोई भी पर्व को लेकर, कोई भी त्यौहार को लेकर, किसी भी तरह के धर्म को लेकर। तो यही चीज असंतोष की भावना उन लोगों के पास भी जग रही थी। कृषकों की जो स्थिति थी दयनीय थी। दयनीय कहने का मतलब बहुत खराब स्थिति था। न उनके पास उचित सामान थे, न उचित औजार थे। तो ये सभी स्थिति यहाँ पे देखने को मिले। फिर उसके बाद जो अगला आज हम लोग कैटेगरी कवर करेंगे, वह जो कवर करने वाले हैं वह हम लोग करेंगे, वो करेंगे आर्थिक कारण से लेकर। तो आइए देख लेते हैं आर्थिक कारण में कौन कौन से कारण रहे। तो सबसे पहले जो आर्थिक कारण में आपको बताने की कोशिश करेंगे वह असमान कर को लेकर करेंगे। क्या लेकर करेंगे? असमान कर। असमान कर कहने का मतलब जो टैक्स था सभी पर अलग अलग थे। जैसे मान के चलो अगर ये अंडा बेचने वाला है तो इस पे कुछ अलग कर हो गया। मान लो ये चावल बेचने वाला, इस पे कुछ अलग कर। मान लो यह व्यवसायी है तो इस पे कुछ अलग कर। तो यही कर जो प्रणाली थी सभी पर अलग अलग प्रणाली लगी हुई थी। साथ में भूमि कर अलग से देना होता था। फिर धार्मिक कर भी लगता था। धार्मिक कर कहने का मतलब जो भी आप धर्म मानते हो उससे संबंधित भी टैक्स देना पड़ता था। क्या आज ऐसा भारत में आपको देखने को मिल रहा है? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि ये धार्मिक कर भी लगाए जाते थे और अंशसामंती कर भी यहाँ पे लगाया जाता था, जिससे सभी लोगों के मन में ये मतभेद समय समय पे आते गया और यह फ्रांस की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। फिर इतना तो हो ही चुका था, साथ में बेरोजगारी की भी समस्या बहुत थी। यानी सभी लोग को उचित रोजगार नहीं मिल रहे थे, और जब रोजगार नहीं मिल रहे थे तो सभी लोग अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही ये सभी समस्या आया तो ये लोगों ने क्रांति की समस्या को सामने ला खड़ा कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो गिल्ड की पाबंदी यहाँ पे लगा दी गई। प्रांतीय आयात कर लगा दिया गया। सामंती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष हो गया, यानी सामंती भी आयात कर लगा दिया गया, जिसमें जब व्यापारी थे उन सभी के अंदर असंतोष की भावना जग गई। उन लोगों को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा था। फिर अगला जो हम लोग आज कवर करेंगे वह सैनिक कारण को देखेंगे। तो सैनिक में जैसे ही उनकी नियुक्ति होती थी, जैसे ही उनकी भर्ती होती थी, तो उनमें असमानता देखने को मिलता था। कुछ लोगों को ज़्यादा छूट मिला, कुछ लोगों को कम छूट मिला, कुछ लोगों को सिंपल तरीके से भर्ती ले लिया गया। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। फिर साथ में सैनिकों का जो वेतन था वह बहुत कम निर्धारण किया गया था, बहुत कम दिया जा रहा था। खराब भोजन की व्यवस्था, उन लोगों को अच्छे भोजन नहीं दिए जा रहे थे, जिनके कारण सैनिक के अंदर मतभेद की भावना बढ़ी और ये भी फ्रांस की क्रांति में आगे उतर कर आ गए। फिर उसके बाद जो अगला हम लोग कवर करेंगे ये व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण को कवर करेंगे, जिसमें भाषण की बात किया गया, लेखन की, विचार की स्वतंत्रता एवं अभाव की बात किया गया इसमें। यानी यहाँ पे जैसे ही व्यक्तिगत लोग अपना खुद के बने तो यहाँ पे भाषण देने की आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, लिखने की आज़ादी नहीं मिलेगी, कोई भी आप विचार कर नहीं सकते हैं। तो ये सभी चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। फिर साथ में आगे बढ़ेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का भी अभाव यहाँ पे देखने को मिला। यानी अगर आप कोई भी धर्म मान रहे हो तो वहाँ पे उससे संबंधित कोई भी अनुष्ठान, कोई भी त्यौहार या कोई भी चीज करना चाहते हो तो उसके लिए स्वतंत्रता नहीं था आपके पास, और ये अभाव यहाँ फ्रांस की क्रांति को में देखने को मिला। बिना अभियोग के व्यक्तियों की गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी बिना कोई भी वारंट जारी किए कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये चीज वहां पे चल रहा था। कानूनों का एक रूपता का अभाव, अगला जो हम लोग देखेंगे वह कानूनों का एक रूपता का अभाव। यानी सभी के लिए एक रूप कानून नहीं था, बड़े लोगों के लिए कानून अलग था। वैसे आज भी देखने को मिलता है और पहले भी था, एक रूप का कानून नहीं देखने को मिलता था।
फिर आगे बढ़ेंगे तो बौद्धिक कारण यहाँ पे भी देखने को मिला। बौद्धिक कारण कहने का मतलब जो दिमाग से, मानसिक से रिलेटेड यहाँ पे कारण भी देखने को मिला, जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। फिर उसके बाद जो आगे के पॉइंट्स देखेंगे वे विदेशी घटनाओं का प्रभाव के रूप में देखेंगे, जिसमें इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की बात किया गया है और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर बात किया गया है। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, कल इसका एक पार्ट वीडियो और अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांस की क्रांति बुक के माध्यम से के पॉइंट्स में देखते हैं। आगे के पॉइंट्स हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस की क्रांति। तो सन 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी, इसने यूरोप के इतिहास में एक बहुत युगांतरकारी घटना लाई, जिसने एक युग का तो अंत कर दिया, लेकिन दूसरे युग का आगमन का जो मार्ग था वह यहीं पे प्रशस्त कर देता है। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है। तो आप यहाँ से क्या नोट करोगे? यहाँ से जो सबसे पहले आपको नोट करना है, यह नोट करना है कि इसमें एक युग का अंत होता है और दूसरे युग का जो मार्ग होता है वह यहीं पे प्रशस्त हो जाता है, जिसमें नए विचार, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकारों के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं। तो आपको यहाँ से पॉइंट्स नोट करने हैं, जो आपको बोला जाए ना वही नोट करें। को प्रतिष्ठापित किया और यूरोप में पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। इस तरह के विचार स्वतंत्रताएं का प्रादुर्भाव यूरोप के पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसने यूरोप में कहता है कि जिसने यूरोप में कई राष्ट्र क्रांतियों का जन्म दिया। ये क्रांतियां सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। जो नई यहाँ पे क्रांतियां जन्म ली यह जो क्रांतियां थी, इसमें क्या किया गया कि यह जो क्रांति बना, इसमें निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली जो सामाजिक व्यवस्था थी, इन सब के खिलाफ यहाँ पे यह क्रांतियां यहाँ पे जन्म ली। आगे बढ़िए तो कहेंगे कि इसी क्रम में सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो यह 1776 में शुरू हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और सन 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना की। आप ध्यान रखेंगे, ये पूरे पॉइंट्स को आपको नोट कर लेने हैं, ये पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं ताकि आपको यह याद रहे। चलिए आगे के पॉइंट्स पर बढ़ेंगे। कहता है कि चूंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, जब अमेरिकी युद्ध हो रहा था या ब्रिटेन के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा था, उसमें जो फ्रांस था, इन सबों का जो खिलाफ था उनको यह मदद किया था। अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिक ने फ्रांस में जनता का साथ दिया था। जो अमेरिकी स्वतंत्रता था उसके बाद बढ़िए तो यहाँ पे देखिए कहा है कि फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई। यह समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीतिक एवं समाज का अध्ययन करना जरूरी होगा। जी हाँ, आप लोग समझेंगे यहाँ पर भी कि आखिर फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ और यह कैसे हुआ। तो इस चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना जरूरी होगा कि राजनीति एवं समाज का अध्ययन क्या था, समाज कैसे थे, वहां के राजनीति का जो चल रहा दौर था वह कैसा था। तो यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था, उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र यानी पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के जो पूरा पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे अपने नोटबुक में। आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहा है कि फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं थी। इतना उसने हासिल भी कर लिया था, फिर भी उसके पास जो सत्ता था वो अपना
नींव नहीं मजबूत कर पाया था और लंबे समय तक चले युद्धों के कारण जो आर्थिक संसाधन थी उसकी कमी पड़ चुकी थी, क्योंकि जो शासक थे वो फिजूल खर्ची ने फ्रांस शासकों के फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया था। यानी वहां के जो शासक थे वे फिजूल खर्च करते थे, जिनके कारण जो कर था वह जनता पर अत्यधिक बोझ के रूप में पड़ गया था। और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। जो समाज वहां के थे वे उनमें बहुत तरह के विषमताएं थी, भिन्न भिन्न थी, जिनके कारण उन लोगों को क्रांति के कगार पर ला दिया। और अतः क्रांति के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या निम्न तरीके से की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कारण में, वह जो कारण राजनीतिक कारण में देखेंगे। तो आइए राजनीतिक कारण में हमने पीछे अभी 5 मिनट पहले आपको समझाया था कि कौन कौन से राजनीतिक कारण थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निरंकुश एवं अयोग्य शासन को लेकर, यानी किस तरह के वहाँ राजा थे और किस तरीके से वह शासन कर रहा था। यानी फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। सबसे पहले ये पॉइंट्स को आपको नोट करना है। और राजतंत्रात्मक कहने का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से वहां शासन की प्रक्रिया चल रही थी। बूर्बो राजवंश के लुई 16वां देख सकते हैं कौन से वंश का, बूर्बो राजवंश के लुई 16वां के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। यानी जब तक के लुई 16वां था वहां का जो शासन था वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहां का जो साम्राज्य था तेजी से विस्तार कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो शासक आए वह उस तरीके से नहीं आए, उस योग्य शासक नहीं आए। और ये जो आना यहाँ से शुरू हुआ, यहीं से यहाँ पे जो कगार है यानी फ्रांस की क्रांति यहीं से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। 1774 ईस्वी में लुई देख सकते हैं लुई 15वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश फिजूल खर्च एवं अयोग्य शासक था। अब यहाँ से नोट करेंगे कौन से पॉइंट्स को कि 1774 ईस्वी में लुई 15वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश फिजूल खर्च एवं अयोग्य शासक था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनिएट के साथ हुआ था। यह भी आपको नोट करने, उनका जो विवाह हुआ था वह राजकुमारी थी ऑस्ट्रिया की अंतोनिएट के साथ हुआ था, जो उत्सवों में काफी रुपए लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राजकाज में दखल देती थी। यानी यह जो राजकुमारी थी ये ज्यादा पैसा खर्च करती थी और राजकाज में जो दखल भी देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि वह चाहती थी कि मेरा ये खास आदमी इस पद पे होने चाहिए। ओहदा के मतलब प्यारे साथियों ये होता है पद, स्थान। आगे बढ़ेंगे तो कहा है कि राज के वर्साय स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे, मगर अपना अपार धन राशि वेतन के रूप में लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। लुई 15वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिवरे यानी तत्कालीन फ्रांस की जो मुद्रा है से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। आप देख सकते हो किस तरीके से जो फ्रांस की स्थिति था दिन प्रतिदिन दयनीय होता जा रहा था, और यही राजनीतिक कारण था। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इसी में बात कहा है कि पहले से चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को तो अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य किया था। आप देख सकते हैं राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था। यद्यपि स्टेट्स जिसको कहा जाता स्टेट्स जनरल संसदीय व्यवस्था थी। आप ये नोट करेंगे कि स्टेट्स जो जनरल थी ये संसदीय संस्था थी, लेकिन राजा की निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 के बाद से 175 वर्षों तक की इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 14वां की निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं। ये कौन बात बोला करता था? ये जो बात बोला करता था लुई 15वां बोला करता था कि मैं ही राज हूं। आप इसको नोट करेंगे, कभी भी पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हो। देखा यहाँ पे लुई 14वां जो था, लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था, विद्रोहियों को कुशलता पूर्वक दबा देता था, अतः उस समय राज्य की पूरी शक्ति उसके हाथ में निहित हो गई थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इस तरह के गुणों का अभाव था
जो उनके उत्तराधिकारी थे उनमें इन तरह के जो गुण थे यह अभाव था। किसके उत्तराधिकारी? तो लुई 14वां के। देख सकते हैं आप लोग, आगे बढ़िए तो इसी में बताया गया है कि निरंकुश, देख सकते हैं आप लोग कि राज की जो निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पलर्मा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। कब किया गया था? तो को नोट करने हैं, ये जो पलार्मा है इसको आपको नोट करने, और इसकी जो संख्या थी वह 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसा के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देते थे। इस तरह व्यवहार में इस पर भी राजा का ही नियंत्रण होता था। अब देख सकते हैं आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ मैप्स को दिखाया गया है, तो आप मैप्स यहाँ से कुछ नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यह थोड़ा सा मैप गंदा टाइप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे अब केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को लेकर। तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं यही बुराई थी यहाँ पे सबसे बहुत बड़ी। स्वायत्त शासन का सर्वथा अभाव था, जबकि पड़ोस के इंग्लैंड में इस तरह के शासन का संचालन स्वायत्त शासन के संस्थाओं द्वारा होता था। फ्रांस में हर जगह वर्साय के राजमहल की ही प्रधानता थी। राजा के अलावे मेरी अंत्योनेट के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे जन साधारण की धाराएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। सन 1789 ईस्वी आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगी। उस समय वहां कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ की राजनीतिक कारण था। आइए हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक कारण को लेकर। तो सामाजिक कारण में यहाँ पे बताया गया कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात 3 श्रेणी में बटा हुआ था। देख सकते हैं आप लोग कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी थे जिसकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग था जिसमें लगभग 80,000 परिवार या 40 लाख 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त था। ये जो दोनों वर्ग था, इन दोनों वर्ग को कर नहीं देने थे, टैक्स नहीं देने थे। उसी समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं दोनों के पास था। इन्हीं दोनों कहने का मतलब एक तो पादरी वर्ग के पास था और दूसरा जो था देख सकते हैं यहाँ से, एक पादरी वर्ग का था और एक जो था वह कौन से थे? कुलीन वर्ग से। उसके बाद जो तृतीयक वर्ग आए हुए 90% जो जनता तीसरे स्टेट्स में थी। 90% जनता कहाँ थी? तीसरे स्टेट्स में थी, जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, उनको कोई अधिकार नहीं था। ये अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। ये जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे, जिन्हें बड़े व्यापारी, व्यवसाय एवं शिक्षित वर्ग, किसान एवं शिल्पी, छोटे मजदूर, नौकर एवं जो मजदूर आए, ये सभी तीसरे स्टेट्स के अंतर्गत आए और ये सभी सेवा करते थे ऊपरे वाले के, यानी द्वितीय स्टेट्स और प्रथम स्टेट को। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था। यह जो वर्ग था वह कौन से वर्ग कहलाता था? मध्यम वर्ग कहलाता था, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिनका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए, न कि वंश।
ये सभी यहाँ पे सामाजिक कारण में तीन चीज सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज देखने को मिला। एक क्या था कि मध्यम वर्ग में जो राजनीतिक अधिकार था उनके प्रति सभी को असजगता होना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए, और सामाजिक असमानता से जो संतोष हो रहा उसमें भी कुछ बदलाव होने चाहिए। कृषकों की जो दयनीय स्थिति है उनको भी सुधार करना जरूरी है। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके साथ जो कुलीन वर्ग थे वे बहुत ही बुरा और असमानता व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था। सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन सी थी? तो यह यहाँ से आपको नोट कर लेने, समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार के कर देना पड़ता था। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनकी खर्च जुटाते थे। यानी ये सभी काम करते कौन थे? बड़े लोग करते थे, लेकिन जो टैक्स देते थे, जो खर्च देते थे, ये कौन से लोग देते थे? जो निचले वाले लोग थे, ये सभी खर्च यहाँ पे दिया करते थे। अगला जो हम लोग देखेंगे वह आर्थिक कारण को देखेंगे। तो आर्थिक कारण में क्या बताया गया कि विदेश युद्ध और अपव्यय में ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डावाडोल कर दिया। प्रति वर्ष आय से अधिक व्यय होता था, इसलिए कर लगाने की प्रथा यहाँ प्रचलित थी। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित था। आपको याद करने हैं कि यहाँ पे जो कर लगते थे वो कौन से कर लगते थे? तो यह असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर यहाँ पे कर लगते थे। कर निश्चित करने और वसूलने का भी तरीका समान नहीं था। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। आप ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे कि प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने की ठेका देती थी। आप लोग देख सकते हो, अगर पूंजीपति ठेका वसूलेंगे या कर वसूलेंगे तो ये अपने मनमाने तरीके से वसूलेंगे। अगर वही सरकार के द्वारा किया जाता तो ये ऐसा नहीं होता। सबों के लिए एक प्रकार के या एक तरीके के कर यहाँ पे होता। और ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? टैक्स फार्मर कहे जाते थे। पूरे नोट करने हैं। ये रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपनी जेब में रख लेते थे, जैसा कि हमने आपको अभी समझाया। और इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो सरकार थी वह बिल्कुल अपने ऊपर कोई भी जिम्मा नहीं ले रही थी। यह जिम्मा अपने से नीचे, अपने से थोड़े से ऊपर वाले लोगों को दे रखी थी। और ये जो लोग होते थे पूंजीपति वर्ग, ये जानबूझकर और खास करके उन लोगों से ज्यादा कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे जिनके पास ज्यादा चीज ना हो, जिनके पास पूंजीपति ना हो, जिनके पास कोई भी तरह के रकम देने के लिए वह बाध्य नहीं हो। फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश की को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। राजकोष के घाटे के भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए थे। किसानों को भूमि कर यानी टैले चुकाना पड़ता था। याद रखेंगे, वहां पे जो किसानों का जो कर लगता था उन्हें टैले कहा जाता था। इनके अलावे टीथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। आप ध्यान रखेंगे, टीथे नामक यह कैसा कर था? तो ये धार्मिक कर था। और ये किनको देना होता था? तो ये चर्च को देना होता था। अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। उनको नमक और तंबाकू जो खाते थे ना, उन पर भी टैक्स देना पड़ता था। साथ ही कई भेंट, टोल टैक्स, नजराने आदि भी सामंती कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। और इस तरह फ्रांस की आम जनता की जो आर्थिक स्थिति थी वह दिन व दिन क्या होती चली गई? दयनीय होती चली गई। और करों के आर्थिक बोझ के अलावे फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहां के समाज में व्याप्त बेकारी की समस्या ने अहम भूमिका अदा की। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। इसकी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर घरेलू उद्योग धंधे विनष्ट हो जाने से बेरोजगार भी हो गए थे। और इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया।
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इनके ऊपर कर लादा गया, और जब कर लादा गया तो इन्होंने अपना जो अपना काम करते थे मशीन के द्वारा अपने खुद से, तो ये चीज़ों को इन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उद्योग में क्रांति हो गई, और यहाँ पे देश में नए नए मशीन लगने शुरू हो गए। और इस वजह से जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे, उनके घर में जो उद्योग धंधे चल रहे थे वे सभी नष्ट हो गए, खराब हो गए, और यहाँ से बेरोजगारी उत्पन्न हुआ। और इस तरह से जो बेरोजगार युवा या बेरोजगार व्यक्ति थे, वह सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ वहां पे क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दिया, और यह क्रांतियों के रूप में आगे आ गए। आगे के पॉइंट्स में कल हम लोग यहाँ से देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।